अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका पर लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं। इनफैक्ट तब भी नई दिल्ली के पोश एरिया में तकरीबन 12 एकड़ पर फैली कले जैसी लोक कल्याण मार्ग 7 में 75 साल नरेंद्र मोदी की नज़रें अमेरिका पर ज़रूर लग चुकी हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके साथ मोदी अपने याराने का चर्चा करते नहीं थकते थे, अब उनके रकीब को हबीब बना चुके हैं। अब वो महबूब भी नहीं रहे, मातूब हैं। और डोनाल्ड ट्रंप उठते बैठते पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारतीय फजाइया के शिकार होने वाले फाइटर जेट्स की तादाद गिनवा गिनवा कर मोदी जी के सीने पर मोंग दलते रहते हैं। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर की मुलाकात भारत की सिफारतकारी और एक और ज़रबेकारी है। अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान साइड लाइन मीटिंग्स में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सबकी तवज्जो का मरकज़ हैं। गाज़ा में जंगबंदी के लिए ट्रंप मुंतखब ममालिक की बैठक बुलाएं तो शहबाज शरीफ मौजूद, अरब रहनुमा साइड लाइन मुलाकातें करें तो तवज्जो का मरकज़ शहबाज शरीफ। और आज तो भारत के हाथ से मछली की तरह फिसल कर निकलने वाले बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात ने वैसे ही मोदी जी को बेमज़ा कर दिया है। ऐसे में मुतनाज़े इलाके लद्दाख से आने वाली सिविल नाफरमानी की खबरों ने मोदी जी की तशवीश मज़ीद बढ़ा दी है। लद्दाख में गुज़श्ता रोज़ सूरत हाल उस वक्त मज़ीद ख़राब हुई नाज़रीन जब मुज़ाहिरीन ने बीजेपी के दफ्तर को नज़र आतिश कर दिया। भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर की तरह यहाँ भी मुज़ाहिरीन पर सीधी सीधी गोली चलाई, जिससे 5 अफराद हलाक और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हंगामा आराई के इल्ज़ाम में 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त लद्दाख में कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन अवामी इश्तियाल है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। लद्दाख के लोग मुकम्मल रियासत के दर्जे से कम पर राज़ी नहीं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद लद्दाख को अलग मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका करार दिया गया था। तब मोदी जी ने कहा था कि हालात मामूल पर आने पर लद्दाख का मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन वो मोदी जी ही कौन जो वादा पूरा कर जाएं। अब लद्दाख सरापा एहतजाज है। तलबा ने अलम बगावत उठा रखा है और इस तशवीशनाक सूरत हाल का ऊँट किस करवट बैठेगा। मकबूजा कश्मीर 7 सिस्टर्स स्टेट्स के बाद लद्दाख के इस कड़े इम्तिहान से भारत निकल भी सकेगा या फिर बीजेपी की सरकार को निगल जाएगा, ये जानते हैं हम आज 7 बजे के पैनल से। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुझे ज्वाइन किया है जुल्फ़कार राहत साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। अली फुरकान साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार तशरीफ़ रखते हैं। और जी कराची से हमारे साथ हमारे कराची सेंटर के लिए ब्यूरो चीफ़ इम्तियाज़ फ़ारान साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इम्तियाज़ फ़ारान साहब, सर ये जो बिहार के इलेक्शन से पहले लद्दाख को रियासत करार देने के लिए सिविल नाफरमानी तहरीक है, इससे आपको लगता है कि बीजेपी को इलेक्शन जीतने में परेशानी हो सकती है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गोली चलाने के बावजूद, इतने लोगों को हलाक और ज़ख्मी करने के बावजूद बीजेपी जो है सारे मामले को रफा दफा करने में या कराने में कामयाब हो जाएगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है, अगर वेरी फर्स्ट डे से जब गुजरात के वजीर आला थे उसके बाद से आप देखेंगे तो उन्होंने हर इलेक्शन के मौके पर या किसी न किसी खास मौके पर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कोई ना कोई काम किया है। चाहे वो ईसाई कम्युनिटी पे हमला हो, मुस्लिम कम्युनिटी पे हमला हो, दलितों पे हमला हो, या उनके साथ कोई मैस केयर हो, या किसी भी किस्म के कोई मामला हो, उसमें पाकिस्तान से जंग छेड़ना भी शामिल है। और ये लद्दाख का मामला हम उसमें यकीनन ले सकते हैं कि बिहार के मामले से अटेंशन हटाने के लिए, या ये है कि बिहार में कुछ वो कर रहे हैं जिसके ऊपर चाहते हैं कि मीडिया, उनका अपना मीडिया भी, दूसरा मीडिया तो अलग, लेकिन उनका अपना मीडिया भी उधर तवज्जो ना दे। तो जाहिर है कि लद्दाख का इशू तो बहुत पुराना है, पहले से मौजूद है। अब नेपाल से भी उसको लिंक कर सकते हैं आप, और नेपाल से हटा भी सकते हैं कि नेपाल में भी जो मोदी साहब ने चाहा वो इत्तेफाकन नहीं हुआ या प्री प्लान नहीं हो सका। वो जो करना चाहते थे नेपाल में वो नहीं हो सका, उनके अगेंस्ट चला गया। तो यहाँ लद्दाख की भी यही सूरत हाल है। और लद्दाख आसमा पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत अहम है। देखें, जब इस तरह की जो हमारे नेबर्स में जहाँ पे स्टेटस सेम हो, और जो मुख्तलिफ हमारी भी जो रियासतें हैं लाइक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हमने तो एक स्टेटस दे के उसको, आसिफ जरदारी साहब जब 2008 में थे उस वक्त तनकीद की गई थी, और उसमें खुद PLMN की जानिब से भी तनकीद आई थी, और दूसरे जो सर्किल है उधर से भी, कि गिलगित बल्तिस्तान में एवं क्यों आप काउंसिल बना रहे हैं, वहाँ का वजीर आला क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए बना। तो आज इस बात का हमें इदराक होता है कि ये अरेंजमेंट बहुत पहले हमने कर ली, तो शायद वो लद्दाख का वो असर ना पड़े हमारे गिलगित बल्तिस्तान पर, जिसके लिए अक्सर
हिंदुस्तान गवर्नमेंट कोशिश करती रही है, क्योंकि देखिए लद्दाख हमारे हम ये जरूर कह सकते हैं कि चाइना उसके ऊपर ज्यादा बासर हो सकता है या हम हो सकते हैं, हिंदुस्तान हो सकता है, लेकिन हमारे कई एक सोर्स वहां पर है। हमारा अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें वो भी, और हमारा जो वाटर सोर्स, मेन वाटर सोर्स है, जो बहुत बड़ा वाटर सोर्स है हमारा, वो भी वहां से बिलोंग करता है। तो वहां पे यकीनन हमें निगाह रखनी चाहिए, निगाह रखी हुई है हमने भी, हम सब ने, जो हमारे इदारे हैं उन्होंने भी। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जहां ये मोदी की जानिब से कोई अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बात हो सकती है, तो वहां पर यकीनन उसकी कोई ना कोई इसमें प्लानिंग भी कारस्तानी कार फरमा हो सकती है, जो अभी इंशाल्लाह एक दो दिन में और मजीद चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक हो गया, एक दो दिन में मजीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। और एक दो दिन में लगता यह है कि मकबूजा कश्मीर में भी जो आज़ादी की तहरीक है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख की सिविल नाफरमानी तहरीक की वजह से। क्योंकि आज़म मलिक साहब, ये जो सिविल नाफरमानी तहरीक चल रही है लद्दाख के अंदर, इसके असर ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर पर भी पड़ रहे हैं। वज़ीर आला जो है वहाँ के उमर फारूक, उन्होंने भी वार्निंग दे दी है कि लद्दाख के मुतालिबात अगर नहीं माने गए तो कश्मीर में भी एहतजाज बढ़ सकता है। ये सारा बयान जो ये इसलिए आम है कि हम जानते हैं कि उमर फारूक जो है वो कठपुतली वज़ीर आला है वहाँ के, तो अगर वो अपने ही लोगों को, मोदी सरकार को इस पर इंतबाह कर रहे हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है मकबूजा कश्मीर के अंदर। भाई जी देखें, बिल्कुल आपने जैसे अपने स्टार्ट में बिल्कुल बताया था कि 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ पर भी तहरीक है, नक्सली तहरीक है, खालिस्तान है, मकबूजा जम्मू कश्मीर है, और अब लद्दाख में जो हंगर स्ट्राइक है और जो उनकी वो खुद को रियासत का दर्जा देने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। इस वक्त लद्दाख में अवामी एहतजाज और सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसने बीजेपी के लिए मैं समझता हूँ मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अवाम की नाराजगी ये साबित कर रही है कि मोदी सरकार के वादे जो थे, जो उन्होंने लद्दाख के अंदर किए थे, वो महज दावे साबित हुए हैं। जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जी हम लद्दाख को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लद्दाख जो है वो दुनिया के अंदर टूरिज्म का बहुत बड़ा एक सोर्स बनेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं करता कि बिहार और दीगर रियासती इंतखाबात के मौका पर जो है वो इससे नजरें हटाने के लिए, बल्कि अगर ये लद्दाख का वाकया होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी के लिए एक सियासी हथियार बन सकता है अपोजिशन के हाथों। अगरचे बास हल्के ये तासर देते हैं कि लद्दाख के हालात को उजागर करके बाहर के जो इंतखाबी माहौल है उससे तवज्जो हटाई जा रही है, मगर ज़मीनी हकीकत आसमां ऐसी नहीं है। लद्दाख के अवाम भी उसी तरह से मकबूजा कश्मीर की तरह अपनी शनाख्त और हुकूक पर किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ आसमां की ये जो तहरीक है, ये एक नया तनाज़ा जो है वो खित्ते में पैदा करेगी। चीन इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करके भारत पर सफारती दबाव बढ़ा सकता है, जबकि पाकिस्तान भी इसे कश्मीर इशू से जोड़कर उजागर करेगा। जाहिर है हालिया कुछ अरसे में आपने देखा पाकिस्तान की सफारतकारी ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। दूसरी तरफ आसमां इंसानी हकूक के जो आलमी इदारे और मगरबी मीडिया हैं, अगर इस एहतजाज को नुमायां करते हैं तो भारत पर रियासती जबर जो उसने मकबूजा कश्मीर और 7 सिस्टर पर रखा है, उसके इल्जामात मजीद गहरे हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत के जो इत्तेहादी हैं, इस सूरत हाल में उनको भारत की जो सपोर्ट है वो करना भी मुश्किल हो जाएगी और मोदी सरकार की पॉलिसियों पर सवालात भी उठाए जाएंगे। ठीक है, यानी हम भारत के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या ये प्रॉब्लम जो है इसमें मज़ीद इजाफा तब हो सकता है अली फुरकान साहब, अगर लद्दाख के कुछ इलाकों पर दावा रखने वाले चीन के लिए भी इससे अलग थलग रहना मुमकिन न रहे? क्योंकि हम जानते हैं कि लद्दाख के मामले पर जब दो बदू एक लड़ाई हुई थी भारतीय फ़ौजियों और चाइना के फ़ौज के दरमियान, और जिस तरह से मारा गया था बाकायदा डंडों के साथ यहाँ पर भारतीय फ़ौज को, तो उस वक्त भी बड़ी सुबकी हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है कि चाइना खामोश नहीं बैठने वाला है। बेशक इसमें वो हिस्से शामिल नहीं है जिन पर चाइना दावा रखता है, लेकिन लद्दाख तो है। यहाँ जब ये चीज़ बढ़ेगी तो उन इलाकों तक भी फैल सकती है। अली साहब, सिर्फ चीन ने जो है वो मारा ही नहीं इंडियन फौज को, बल्कि बहुत सारे इलाके जो हैं वो उन्होंने अपने कंट्रोल में किए, और बहुत आगे तक जो है जो इस वक्त चाइना की जो फौज है वो आ चुकी है उन इलाकों में। लद्दाख से मुल्हका ये सैचन के जो इलाके हैं 2000 में जो जिसके वाक़े की आप बात कर रही हैं, और वो अब तक उनका कंट्रोल मौजूद है। न सिर्फ वो कंट्रोल उन्होंने वहाँ पे हासिल किया ज़मीनी सतह पे, बल्कि अपना नक्शा जो है उसको भी जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है चीन ने, और वाज़े किया है कि उनके इलाके चीन की जो क्लेम है वो बहुत आगे तक है।
اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ جب 2019 میں جب 5 اگست کو انڈیا نے کشمیر کی یہ خود مختار حیثیت کو ختم کیا تھا تو اس وقت بھی چین کی طرف سے ایک جو ہے وہ رد عمل آیا تھا، اور اس رد عمل کی وجہ بنیادی طور پہ کشمیر تو تھا ہی، لیکن لداخ کی صورتحال کے اوپر بھی ان کا جو ہے وہ کلیم جو چین کرتا ہے وہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو اس لیے چین اس ساری صورتحال سے الگ تھلگ نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اور یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ مشکل پیدا کرے گی، اور انڈیا کا کم از کم وہ جو دعویٰ تھا جو اس نے 5 اگست 2019 کو کیا تھا ان علاقوں کے حوالے سے، وہ تمام یکسر طور پہ جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تینوں علاقوں، تینوں جو یونٹ جو کشمیر تھا جو کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر تھا، اس کو جو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تینوں علاقوں کے لوگ جو ہے وہ اس کو مسترد کر چکے ہیں، کیونکہ تینوں جگہ کے اوپر بی جے پی کی کم از کم جو ہے ان کے دفاتر، ان کے لوگوں کی کوئی قبولیت وہاں پہ نہیں بن پئی جو کہ ان کا ایک مقصد تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں بھی ہدف جو بنایا گیا ہے وہ بی جے پی کا دفتر جو ہے وہ جلایا گیا ہے، باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگوں کو براہ راست گولیاں مار کے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے وہاں پہ، لیکن لوگوں کی شدت یا ان کا غصہ جو ہے وہ بی جے پی کے حوالے سے یا نریندر مودی کے حوالے سے بہت واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے۔ تو جو پلان تھا اس علاقے کے حوالے سے نریندر مودی کا وہ یکسر طور پہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، عوام اس کو کسی صورت قبول نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ریزنمنٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ باقی علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ نہیں لے کے آیا جاتا سامنے۔ لیکن یہ حل کہاں سے آئے گا؟ کیا یہ ممکن ہے ذوالفقار راحت صاحب کہ عالمی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ جو ہے لداخ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر کوئی رد عمل دے؟ مقبوضہ کشمیر پر بھی ظاہر ہے کہ آج جب ملاقات ہو رہی ہوگی ہمارے وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو یقیناً بات ہوگی، یو این جی اے اجلاس جاری ہے، مختلف سربراہان کو بھی خطاب کرنا ہے، بہت ساری سائیڈ لائن میٹنگز ابھی ہونی ہیں، مقبوضہ کشمیر کا تو تذکرہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جب یہ اجلاس جاری ہے اور لداخ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں لوگوں پر سیدھے فائر کھولے گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر اقوام متحدہ یا دیگر جو عالمی برادری میں سے کوئی بھی ملک جو ہے انٹروین کر سکتا ہے؟ دیکھیے آسماء، یہ ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب پاکستانی پرائم منسٹر بھی امریکہ کے اندر ہیں، ٹرمپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، یو این او کا اجلاس چل رہا ہے، اور پوری دنیا کے وہاں اسلامی ممالک کے سربراہان بھی موجود ہیں، اور پوری دنیا غازہ کے ایشو کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسے موقع کے اوپر یہ لداخ کا ایشو جو پیدا ہوا ہے، یہ لازمی بات ہے یہ امریکہ کے اندر بھی ڈسکس ہوگا، اور یہ اس ملاقات کا بھی حصہ بن سکتا ہے۔ مودی نے جب سے یہ حماقت کی ہے پاکستان کے خلاف اٹیک کرنے کی، اور مارکہ حق میں پاکستان کو جو فتح حاصل ہوئی ہے، تب سے وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ چیلنجز کا ان کو سامنا ہے، اور یہاں بھی جو لداخ کا ایشو ہے، آپ کو یاد ہے کہ 2019 میں جو ہوا مودی نے جو فیصلہ کیا، اور اس کے بعد چائنا کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئیں، پریکٹیکلی یہ سارا ایریا وہاں پہ فوجی چھاونی بنی ہوئی ہے، اور فوجی چھاونی میں یہ تبدیل ہوا ہے۔ 3 لاکھ اس کی آبادی ہے، اور اس میں 40% ہندو مت ہیں اور بدھ مت ہیں۔ اب اس سارے کے سارے یعنی مسلمان بھی اور باقی ساری کمیونٹیز بھی سارے کے سارے احتجاج میں شامل ہیں، ہنگر سٹرائکس چل رہی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے اس کو نیپال کے ساتھ، اس کو سری لنکا یا بنگلہ دیش سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اور جو بنگلہ دیش کے اندر صورتحال ہے، وہاں چائنا ایک بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، بہت بڑے بڑے اڈے بن رہے ہیں، اور جو وہاں پہ 7 سسٹرز کی آپ نے بات کی، چکن نیک بھی جن کو کہتے ہیں، وہ ساری ریاستیں بالکل رسک کے اوپر ہے۔ اب چائنا اور پاکستان وہاں پہ اور بنگلہ دیش اس پوزیشن میں چلے گئے ہیں، جب چاہیں انڈیا کی وہ ساری ساتوں ریاستوں کا وہ انڈیا کے ساتھ کنیکشن کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو انڈیا ایک طرح سے گھیرا گیا چاروں طرف سے۔ ایک وقت تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو سلیبس تھا بچوں کا، وہ بھی انڈیا سے اپروو ہو کے آتا تھا کہ بچے کیا پڑھیں گے اور کیا نہیں پڑھیں گے، اور آج حالت یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کا نام لینا بھی جرم ہے، اور وہاں پہ جو انڈین نواز لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو انڈیا کو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں بہت مہنگی پڑیں گی۔ کشمیر کی طرح لداخ بھی کشمیر کی ایک شکل پیش کر رہا ہے، اور جو امتیاز صاحب نے بات کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا دیکھیں سروائیول کا ایشو ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ سمبولکلی نہیں کہی گئی، یہ پریکٹیکلی ہماری شاہراہ ہے، اور لداخ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس پہ پاکستان پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہے، اور انڈیا اس دلدل سے نکل نہیں سکے گا۔ صحیح ہو گیا۔
सही हो गया और ये मामला जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। खुद मैंने जैसे कहा उनके कठपुतली वज़ीर आला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत हसास मामला है, बड़ा हसास इलाका है। अगर हमने लद्दाख के अंदर ये खला पुर नहीं किया जो अभी क्रिएट हो चुका है तो ये खला कोई और पुर कर देगा। लेकिन इसके बावजूद जो है भारतीय हुकूमत अपने जो भी मामलात हैं, जैसे आपने खुद फरमाया जुल्फ़िकार साहब कि चाहे वो कश्मीर के अंदर है या बाकी जगहों पर हैं, उसी तरह का मामला लद्दाख के अंदर भी जारी रखे हुए जो उसको महंगा पड़ सकता है। ब्रेक ले लेते हैं जी प्रोग्राम में, और जब ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो कुछ वफाकी हुकूमत के हवाले से हम बात कर रहे होंगे जिनके कुछ इक़दामात पर हमें बिलावल भुट्टो साहब जो हैं कुछ खफा दिखाई देते हैं। आज उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दो टोक कुछ उन्होंने बातें की हैं वफाकी हुकूमत को लेकर। ये क्या बातें हैं आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अभी हम कुछ जिक्र करने जा रहे हैं, कुछ बात करने जा रहे हैं वफाकी हुकूमत में शामिल दो हलीफों की जो एक दूसरे को आंखें दिखाते हुए हरीफ बनते जा रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से इस्लामाबाद की जानिब वो तोपें दम की कि मैदान गर्म हो गया। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड से इमदाद न देने पर खुलकर नाराज़गी का इजहार किया और ये भी सवाल उठाया कि इसने मौजूदा डिज़ास्टर पर आलमी इदारों से इमदाद की अपील क्यों नहीं की है, वफाक ने ये मदद क्यों नहीं मांगी है आलमी बरादरी से। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जनूबी पंजाब के लोगों का क्या कसूर है कि उन्हें उनके हक़ के मुताबिक इमदाद नहीं मिल रही। उनके मुताबिक, बिलावल भुट्टो के मुताबिक, हुकूमत को आलमी सतह पर इमदाद की अपील करनी चाहिए थी और अभी भी करनी चाहिए है ताकि मुतासरीन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो वफाकी हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहे, ताहम आलमी इदारों के ज़रिए मज़ीद इमदाद हासिल की जा सकती थी जैसा कि कोरोना वबा के दौरान किया गया था। उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया, यानी उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, आज सच जैसे कहा जाता है, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। तो आज हम अपने पैनल से जानना चाहेंगे कि क्या बात कहने सुनने तक ही रहेगी या आगे बढ़कर दोनों हलीफों में मज़ीद फासला बढ़ाएगी, और ये भी कि क्या अपोजिशन ये जो फासले बढ़ रहे हैं दोनों के दरमियान इससे कोई फ़ायदा उठा सकती है। अली फुरकान साहब, आपने भी यकीनन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उस वक्त बना जब मरकज़ में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, मुस्लिम लीगी हुक्मरान उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे। अब क्या मसला है, क्यों वफाकी हुकूमत ये सारा करना जा रही है कि जी हम एक नया कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। और साथ में अली फुरकान साहब हमें ये भी फरमा दीजिएगा कि जब एक हुकूमत ये जवाब दे चुकी है, पंजाब हुकूमत की चले बात कर लीजिए कि हम एक नया डेटा मुरतब करना चाहते हैं, गुरबा इसके अंदर शामिल हैं, उनका डेटा ज़रूर है लेकिन सब सैलाब मुतासरीन नहीं है, तो नया कार्ड लाने में जो तौजीहात दी जा रही हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, बिलावल भुट्टो साहब को क्यों समझ नहीं आई सर? ये उन्हें समझना चाहिए मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को। मरियम नवाज़ आप देखिए पंजाब में इतना काम कर रही हैं, वो तो किसी को खाने का पैकेट भी अपनी तस्वीर के बगैर नहीं देती, तो कैसे मुमकिन है कि वो इतनी बड़ी इमदाद जो है वो सैलाब मुतासरीन को दें, और वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जिसमें उनकी तस्वीर नहीं होगी बल्कि बेनज़ीर की तस्वीर होगी, उनका नाम होगा। तो ये बिलावल भुट्टो को समझना चाहिए मेरे ख्याल में, ये बड़ा जायज़ सा उनका मुतालबा या ख्वाहिश है। और बिलावल भुट्टो की ये बात भी जो है वो समझ नहीं आती कि वो कह रहे हैं कि आलमी इदारों से इमदाद जो है वो क्यों ली जाए। मरियम नवाज़ जो है वो कह रही हैं, लोगों से वादा कर रही हैं सैलाब मुतासरीन से कि हम उन्हें घर बना के देंगे। वो कह रही हैं कि हमारे पास बजट सरप्लस मौजूद है। तो जब बजट उनके पास सरप्लस है पंजाब हुकूमत के पास और वो वादा कर रही हैं, तो उनके ऊपर जो है वो इन्हें क्यों आलमी इदारों की तरफ जो है वो लेके जाना चाहते हैं। और उससे पहले बिलावल भुट्टो ये तो बताए कि 2022 में वो जब वज़ीर ख़ारजा थे और उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए गए थे आलमी इमदाद के लिए और $10 अरब की इमदाद के वादे हुए थे, वो इमदाद क्यों अभी तक पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच सकी है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ इमदाद का मसला नहीं है, मसला जो है वो मैनेजमेंट का ज़्यादा है और हमें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इमदाद इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि पाकिस्तान ने इन आलमी इदारों को, चाहे वो वर्ल्ड बैंक था या दीगर इदारे थे, उनको एक प्लान, एक स्ट्रेटजी बना के देनी थी और उस स्ट्रेटजी के तहत के ऊपर ही जो है वो ये आलमी इमदाद जो है वो पाकिस्तान को मिलना थी, जिसमें पाकिस्तान का शेयर जो है वो हुकूमत का शेयर बहुत कम था, यानी वो 10 से 20% सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत ने उसमें जो है वो सर्व करना था, बाकी 80 से 90% जो है वो आलमी इदारे जो हैं वो उन्होंने देनी थी। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे इदारे जो हैं वो नाकाम रहे हैं उस हिकमत अमली को, स्ट्रेटजी को बनाने में, उसको आलमी इदारों को पेश करने में, उसको मंजूर करवाने में और उसके नतीजे में वो आलमी इमदाद लेने में। तो पहले मेरे ख्याल में उसका जो है वो हिसाब ज़रूर दे दे, उसके बाद जो है वो यकीनन उनकी जो बात है वो ज़्यादा सुनी जाएगी।
ठीक हो गया। अच्छा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है, इसको कल भी हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था। इम्तियाज़ फरहान साहब, सर ये जो बार बार आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ही इलाके का जिक्र किया, जनूबी पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, हम जानते हैं कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। आपको नहीं लगता कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमदाद की तकसीम में जिस तरह से इम्तियाजी सलूक की वो बार बार शिकायत कर रहे थे, जिस तरह से जनूबी पंजाब का बार बार जिक्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वसीब कार्ड खेलने की कोशिश की है? क्योंकि बहुत सारे नाक़दीन हमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो तब भी हमें बताइएगा प्लीज़ इम्तियाज़ साहब। देखिए आसमा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज एक प्रोग्राम जो भी चल रहा है, यानी आज हुआ है, आज हुआ वो स्कूटी, जो पिंक स्कूटी जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्ट यानी जो बैलेटिंग के जरिए डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसकी आज तकरीब थी। उसके चीफ गेस्ट जो है बिलावल भुट्टो साहब थे। तो सडनली ये मैसेज हुआ कि 12:30 बजे CM हाउस के अंदर बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैसेज से पता लग गया कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक ओकेजन है तो उसमें वो सारी बात कर सकते हैं। तो लेकिन उससे हटकर ये था, और जाहिर है कि उसमें यही बात जो कल आपने हम सब ने डिस्कस की थी, वो उसके ऊपर बात आई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। उसमें जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्वेश्चन किए गए हम लोगों की तरफ से भी, दूसरी इसमें भी। देखें, ये राय अभी भी मेरी तो जाती राय और जो दोस्तों से बात हुई वो राय है कि ये पंजाब हुकूमत के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो इमदाद कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है मरियम नवाज की कि पंजाब हुकूमत इसको ऑन कर रही है और पंजाब हुकूमत अपने बजट से काम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, कल नौशाद साहब ने भी एक बात पॉइंट आउट की थी, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक है, कि अगर शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो सिंध का भी एक हिस्सा आएगा। अदर देन सिंध के हवाले से क्वेश्चन होगा कि सिंध अपना प्रोजेक्ट बनाए और खुद अपने सामने, क्योंकि सिंध में कोई किसी किस्म की नहीं हुई है। जो कल एक रोज पहले सिंध कैबिनेट का इजलास हुआ था, उसके अंदर तकरीबन बताया गया था कि तकरीबन 2.25 लाख थे जिन्हें जो डिस्प्लेस जिनको लाकर कैंपों में रखा गया था, और बहुत यानी 5 to 10% रिलीफ कैंप जो थे वो यूज किए जा सके थे। बाकी ये जो है बताया गया मैनेजमेंट की जानिब से इस्टेब्लिश हुए थे। इट मीन्स के वहां भी खर्च होना है, खर्च हो चुके हुए पैसे जो बजट के लिए रखे थे। अब कोई इमदादी काम हुआ या ना हुआ है, कैंप तो बनाए गए थे, ये सारी चीजें इस्टेब्लिश कर दी गई हैं। तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है ये जो एक अली फरकान साहब ने जो एक बात की है, ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे हमें उसको करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए कि आप हिसाब दें, आप बात करें, आपके जी आपने फिजिबिलिटी क्यों नहीं दी। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, PDM सरकार के लिए, क्योंकि PDM की गवर्नमेंट के अंदर ये सारा प्रॉमिस हुआ था वर्ल्ड वाइड कि हमें पैसे मिलेंगे। हमने आज तक सिर्फ आपस की कन्फ्रंटेशन के अंदर अब फिजिबिलिटी जो एक हमें बनाना है कि जनाब हमने क्या करना है। ये 20 लाख घर की अगर सिंध में बात होती है तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्लाइमेट के थे, ये उससे पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो जाहिर है सिंध सरकार का भी ये है कि इंटरनेशनल फंड आए तो उसका भी हिस्सेदारी उसके अंदर होगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है, आप और हम इस बात को शायद नोट कर रहे हैं, हमने उसका जिक्र नहीं किया, कतर का इशू हो या इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का जो किरदार है, पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं है उसके अंदर। असल नाराजगी ये है पीपल्स पार्टी की जो समझ आ रही है। आप ये देखें, दोहा का विजिट देख ले, सऊदी अरब से एग्रीमेंट देख ले, ये हम कह सकते हैं कि जनाब चूंकि मुस्लिम लीग तो इम्तियाज साहब फिर उनको और नाराज किया जा रहा है ना। एक तो आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, इस पर तो है, इस पर तो नाराजगी है ही है, चले चाहे उसका इजहार किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, तो फिर आप उन्हें कहीं तो कंपनसेट करें ना, कि चले उसमें शामिल नहीं करें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत इमदाद दे दें, कहीं तो चुप खामोश रखवाएं ना उनको। मैं समझता हूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कहीं ज्यादा वो ये बात उन्होंने बावर कराई है कि जब भी बात होगी कि इस पूरे गेम के अंदर हम कहाँ हैं, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर है ठीक है, और तो बहुत सारी जगहों पे जाहिर फॉरेन मिनिस्टर है, नायब वजीर आजम भी है, लेकिन कई जगह आलमी सतह पर जितनी कामयाबियां इस वक्त पाकिस्तान को मिल रही हैं, इम्तियाज साहब आप सही फरमा रहे हैं, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब का किरदार बड़ा उभर कर सामने आ रहा है, सारा का सारा क्रेडिट जो है जाहिर है वो में नून लीग लेती हुई उसका दिखाई दे रही है, और उसमें वो ये क्रेडिट कहीं पर भी शेयर नहीं कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आजम अली साहब, ये असल मामला है।
जी जी, असल मामला ये है, लेकिन इसका ज़ाहिर है जिक्र नहीं किया, तो फिर छोटी मोटी फरमाइश कर रहे हैं बिलावल साहब कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि ये फरमाइश मान लेनी चाहिए है, ये कार्ड के ज़रिए जो है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड के ज़रिए इमदाद देने वाली? दूसरी सर ये फरमा दीजिएगा आज़म साहब कि जिस तरह से इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ता चला जा रहा है, सिंध और पंजाब के दरमियान सैलाब इमदाद की तकसीम को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि अवाम की सतह पर इत्तेहादी हुकूमत की साख जो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से मुतासिर हो रही होगी? लोग इनके बारे में अब क्या सोच रहे होंगे? देखिए ऐसे किसी को फर्क नहीं पड़ता आजम साहब हमेशा की तरह कि पब्लिक क्या सोचती है? बिल्कुल देखिए, वो तो ऑब्वियसली वो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्तियाज साहब ने एक बात बड़ी खूबसूरत की है, मैं उसी बात को लेके आगे बढ़ूंगा। जी जी, देखिए, बिलावल भुट्टो का सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद की अपील ना करने पर जो एतराज़ है, वो यूं लग रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत की एक अंदरूनी तजाद को नुमाया करता नजर आ रहा है। हाँ। और ख़ास तौर पर आसमा पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो साहब जो हैं पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल हमांग नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं पे हमांगी जो है, म्यूचुअल जो कॉपरेशन है, वो दिखाई नहीं दे रही। अब बिलावल साहब के हालिया इस बयान से ये तासुर उभरता है कि इत्तेहादियों के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, अब वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और अपनी सियासी शनाख्त को बिलावल भुट्टो साहब मुस्लिम लीग नून से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अवाम को ये बता सकें कि वो उनके खालस और ऐसे रहनुमा हैं जो हमेशा आवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखते हैं। और आसमा आप ये देखें, ये तनकीद ऐसे वक्त में सामने आई है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे पर हैं, हाँ। और उनकी ट्रंप साहब से और दीगर जो मुलाकात आदमी होने रहनुमा वाली हैं है। उनसे मुलाकात हुई है। वो अगर कुछ इंतज़ार कर लेते, एक आध 2 दिन उन्होंने वापस आ जाना था, तो उनसे बैठ के बात कर लेते। मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब के इस मौक़िफ़ के बाद जो हुकूमत है, उसके मौक़िफ़ को थोड़ी सी कमज़ोरी मिली है, वो मौक़िफ़ थोड़ा कमज़ोर हो गया है। और बिलावल साहब की पंजाब हुकूमत के साथ ये रिफ्ट जो है, आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान की एक कमज़ोर सियासी तस्वीर को पेश करती नज़र आ रही है। और आसमा इससे जो अपोजिशन है, उसको मज़ीद तनकीद का मौका मिल रहा है। आपने 2 रोज़ कबल भी देखा, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज़मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका भी ये कहना था कि बेस्ट के थ्रू, यानी कि बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमने लोगों को इमदाद नहीं देनी, क्योंकि पंजाब का एक बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ है और इसके लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली गई है। फॉर एग्जांपल, पंजाब के अंदर जो ठेकेदार होते हैं, ठेके पे ज़मीन हासिल करते हैं, तो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा सोचा है कि हम ज़मीन मालिक को पैसे नहीं देंगे, ठेकेदार जिसने वो ठेका दिया है उसको ठेके की कुछ अमाउंट देंगे ताकि वो कंपनसेट हो। तो पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ जो है, वो अपनी जगह पर ठीक नज़र आता है कि चूँकि पंजाब बहुत लार्ज पैमाने के ऊपर सैलाब की तबाहकारियाँ वहाँ पर हुई हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक डाटा एनालिसिस किया है और उस डेटे को लेकर वो आगे चलना चाह रहे हैं। देखिए, इस सारी सूरत हाल का आसमा जो पस मंज़र है, मैं समझता हूँ आपने जो बात की और जो सारे साथी बात कर रहे हैं कि इसका नुकसान जो है वो एट द एंड ऑफ द डे सैलाब ज़दगान को पहुँच रहा है। जो अमली इमदाद के मुल्ज़िर हैं, आप ये कहें कि के थ्रू दें, आप ये कहें कि हमने विस्प के थ्रू नहीं देनी, आप ये कहें कि आलमी इमदाद उनको मिले। देखिए, ये आप यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। आपने वो बातें पब्लिकली आके करनी है, वो आप कैबिनेट में करें, वो आप गवर्नमेंट के साथ जाके करें। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये शो करवाती है, जैसे फरहान साहब ने भी कहा, ये एक शिद्दत इख्तियार कर रही है, आपस के जो इख्तिलाफात हैं वो हमें अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। सही सही, ये जो मामलात आपस में बढ़ते नजर आ रहे हैं, जुल्फ़िकार राहत साहब, आपको लगता है कि इसकी बेनिफिशरी जो है वो अपोजिशन हो सकती है? अपोजिशन के लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि जब तक ये हलीफ बने रहे इन्होंने खुलकर खेलने नहीं दिया अपोजिशन को, लेकिन अब तो मौका है। आपको इस मौके पर चौका लगाती दिखाई देगी अपोजिशन सर? आसमा इन मुतासरीन के नाम पे जो भी सियासत करेगा वो घाटे का सौदा करेगा। अब वो चीज़ नहीं रही। माजी में 90 और 88 की दहाई में हमने देखा कि ये पॉइंट स्कोरिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। अब शायद वो वक्त नहीं है, ये 2025 है और आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल है और इस डिवाइस के अंदर पूरी दुनिया आ गई है। तो अब बच्चे बच्चे को पता है कि कौन क्या कर रहा है। 2022 में जब सैलाब आया था, ज़ाहिर उसकी भी बहुत ज़्यादा तबाहकारी थी और उस वक्त जो यूएनओ का तखमीना था वो $30 बिलियन था और उसमें $15 बिलियन का उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि जी ये क्लाइमेट चेंज फंड से हम आपके लिए हमने बजट रख दिया है, आप इसके लिए कोई फिजिबिलिटी दें और कोई प्रोजेक्ट्स दें। $3 बिलियन के टोटल प्रोजेक्ट्स आपने दिए, $11 बिलियन आज भी उधर पड़ा हुआ है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सके। यानी नालायकी का लेवल ये है
کہ ब्यूरोक्रेसी ने उसको मुनासिब ही नहीं समझा कि एक एक टके के लिए आप पूरी दुनिया में जाके मारे मारे फिर रहे हैं और आप कशकोल लेके फिर रहे होते हैं कि $11 बिलियन क्लाइमेट चेंज का आपके खाते में पड़ा हुआ लैप्स हो गया, आप उसको नहीं ले सके। अच्छा, आज जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बिलावल साहब का ये कहना दुरुस्त है कि हमने ओवरऑल देखा कि 22 के अंदर मीडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे के इस मामले को पूरी दुनिया के सामने लाया गया। अब 2024-25 का ये जो सैलाब है इसमें मीडिया को कहा गया कि इसको टर्न डाउन रखें, इसको ना दिखाएं। ये साइंस की समझ नहीं आ रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त आपने इंटरनेशनल डोनर से बात की, अब आप अपील भी नहीं कर रहे, आप किसी की बजा नहीं रहे। चाइना के विजिट के मौके पे सारे लोग वहाँ मौजूद थे, आपने बात नहीं की। आज यूएनओ में सारे लोग मौजूद है, आपने वहाँ बात नहीं की। तो बिलावल साहब की ये बात समझ आती है कि इसमें एक बरीक सी बात है, ये क्यों नहीं किया जा रहा। और उसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई अदारा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी का इशू है। मसला सिर्फ यह है कि आप अपील करेंगे तो उसकी अपील के जवाब में वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। दिस इज द इशू। तो ये बात सही नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि भाई हम हैं माशी तौर पर इतने स्ट्रांग हैं, हमारे पास है ऐसे फंड्स पड़े हैं, हम अपने फंड्स खुद अवाम पर खर्च कर सकते हैं, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मरियम साहबा तो पंजाब की हद तक कर रही है ना। इस तबाही का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, 2025 में जो सैलाब आया ये पूरे पाकिस्तान को इसने अफेक्ट किया है। और बिलावल साहब भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उनको पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय ये 600 अरब रुपया बिस्प के जरिए जो दिया जाता है, 1000 रुपया, 2500, इस सारे के सारा अगर वहां से उठा के वो पंजाब के अंदर आके इन मुतासरीन पे करते सियासत करने की बजाय, तो आज रूरल एरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था। यहाँ से पीपल्स पार्टी दोबारा रिवाइव हो सकती थी, जिंदा हो सकती थी। गवर्नर पंजाब यहाँ पे फलस्तीन के लिए पैसे भेज रहे हैं, अमदादी खेप भेज रहे हैं हर दूसरे चौथे दिन। तो यहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी एज ए पार्टी बिलावल साहब लीड करते, पंजाब के देहातों में जाते, ये जो 600 अरब रुपया बिस्प का है उसको डाइवर्ट करते, ये किसानों को, हारियों को ये पैसे देते, तो पीपल्स पार्टी दोबारा से पंजाब में और जनूबी पंजाब में रिवाइव हो सकती थी। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि लोग आज शक्लें भी देखते हैं, कारकर्दगी भी देखते हैं और आपकी हरकतें भी देखते हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी देखते हैं। सिर्फ बयानात से, पॉइंट स्कोरिंग से कोई खुश नहीं होता। लोगों ठीक हो गया जी, पॉइंट स्कोरिंग से, सिर्फ बयानात से कोई खुश नहीं होता है। अमली तौर पर जिस भी जमात को आवाम के दिल में जगह बनानी है उसे अमली तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा। जुल्फ़िकार राज साहब ये फरमाए थे। बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि FBI ने एक बड़ा कदम उठाया है। कहा यह जा रहा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर टैक्स लगाया जाएगा ताकि पाकिस्तान की जो डिजिटल इकॉनमी है वो जो है बूस्ट कर सके। बट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे तो जो डिजिटल इकॉनमी है इसकी तरक्की पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारे पैनल की राय क्या है, जानिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। FBI के रेडार में आने वाले टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं जिन्होंने हुकूमत ने जिनके हवाले से टैक्स नेट से महफूज तबकों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए गैर रिवायती इक़दाम का फैसला किया है। अब सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो से लाखों डॉलर्स कमाने वालों को भी अपनी आमदनी का हिसाब देना होगा। तजवीज़ यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई पर 3.5% इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। इस इक़दाम से सरकार का ख्याल है कि 52.5 बिलियन रुपए की आमदन होने वाली है। ये खबर है या ये रास्ता जो है ये कह लीजिए कि सेनेटर फैसल वाउडा ने दिखाया था हुकूमत को। उनके मुताबिक ये अमल जो है पंजाब से शुरू होना चाहिए क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा वसूली मुतवक्के है। FBI ने तस्दीक की है कि इस हवाले से फ्रेमवर्क हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अली फुरकान साहब, वैसे ये इस खबर पर आपको लगता है कि कोई हमें मनफी तबसरा करना चाहिए है या लोगों को इस पर एतराज़ करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी 100 से ज़ायद ममालिक हैं दुनिया भर में जहाँ इन्फ्लुएंसर्स की आमदनी को बिजनेस इनकम समझा जाता है, टैक्स लिया जाता है उनसे। टैक्स लेने पे तो हमें आसमान बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा एतराज़ है, लेकिन पॉलिसी के ऊपर एतराज़ यकीनन हो सकता है। और ये जो तफरीक है हुकूमत की एक ही चीज़ को लेके
उसके ऊपर एतराज़ बनता है, और वो है, वो तफरीक हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। आप ये देखिए कि यही जो इनकम है, यही रेमिटेंसेस जब बैरून मुल्क से कोई और किसी और सेक्टर का बंदा या बाहर हमारे जो मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भेजते हैं, तो हुकूमत उन्हें बहुत इनकरेज करती है, उनके लिए मराआत के ऐलान कर रही है, उनको टैक्स छूट दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप अगर गाड़ी लेके आते हैं तो आपको ये रियायत दी जाएगी, आपके लिए एक स्पेशल अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, आपको उसमें बहुत सारी मराहत दी जा रही हैं। तो ये भी तो फॉरेन रेमिटेंसेस ही हैं। यहाँ बैठे हुए जो नौजवान हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बैरूनी दुनिया में, और वहाँ से रेमिटेंसेस मंगवा रहे हैं डॉलर की सूरत में। आपके मुल्क में ज़र मुबादला आ रहा है, और डॉलर की आपको मालूम है आपके मुल्क को बहुत ज़्यादा कमी जो है उसकी है, और आपको ज़रूरत है। तो ये उसी तरह ही आप इनको ट्रीट करें। आप इनको लोगों को अलहदा से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? ये तफरीक क्यों है? एक आदमी अगर सोशल मीडिया के जरिए या अपनी डिजिटल सर्विसेज के जरिए डॉलर मंगवा रहा है, आप उसके ऊपर इतनी भारी जो है वो टैक्स लगा रहे हैं, और एक अगर बैरून मुल्क से भेज रहा है डॉलर तो उसको आप जो है वो हाथों हाथ ले रहे हैं। तो ये तफरीक मेरे हाल में नहीं होनी चाहिए, ये तफरीक ख़त्म करें, उसके बाद पॉलिसी के ऊपर एतराज़ जो है वो नहीं होगा। और अगर इस किस्म की पॉलिसीज़ होंगी, ये तफरीक होगी, तो फिर यकीनन लोग जो है वो दूसरे रास्ते लेंगे। जिस तरीके से लोग पहले आपको हवाला और हुंडी के जरिए पैसे एक बड़ी तादाद में आज भी भेज रहे हैं जो कि आपके सिस्टम में नहीं आते, इस किस्म की आप जब इकदामात लेंगे तो ये लोग जो है वो बैरून मुल्क में अपने अकाउंट्स बनाएंगे, अपनी कंपनीज अपने अकाउंट्स बाहर जो है वो रजिस्टर करवाएंगे, और वहां पे ये पैसा पार करेंगे, ये पाकिस्तान में नहीं आ सकेगा। आप इनको इस किस्म के खौफ दिलाएंगे, इतने भारी टैक्स लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो हदफ है ये 52 बिलियन का, ये किसी सूरत पूरा नहीं हो सकेगा, बल्कि आपको जो आ रहे हैं रेमिटेंसेस जो डॉलर मुल्क में आएंगे वो भी रुक जाएंगे। ये पॉलिसी किसी सूरत भी कोई काबिल अमल दिखाई नहीं। ठीक है जुल्फकार साहब, क्या वाकई ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स है, इससे पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगी, तरक्की पर मनफी असर पड़ेगा? और जिस तरह से अली फरकान साहब ने फरमाया, ये बात तो इनकी बिल्कुल बजा है कि आप अगर एक रास्ता बंद करेंगे या उस पर कानून का बड़ा कड़ा पहरा बैठा देंगे जो कि बनता नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स ये समझते हैं, तो वो कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे चाहे वो गैर कानूनी क्यों ना हो। देखिए अस्मा, हमने ये पहले करके देख लिया, आपने एक्स को बंद करके देख लिया, आपने यूट्यूब पे पाबंदी लगा के देख ली, आपने ये सारे रास्ते रोकने की कोशिश कर ली। ये एक तरक्की का अमल है, ये रुकता नहीं है। आप ये काम भी करेंगे तो इसके 100 रास्ते और निकलेंगे। ये अली फरकान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि आप टैक्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस नौजवान नस्ल को फैसिलिटेट कितना कर रहे हैं? अगर आप फैसिलिटेट नहीं कर रहे तो फिर आपको टैक्स की बात करते हुए सोचना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर शहरी का रियासत के साथ एक एग्रीमेंट होता है, रियासत फैसिलिटेट करती है और उसके जवाब में शहरी खुशी के साथ टैक्सेस देते हैं। दुनिया में 50% से ज्यादा टैक्सेस भी लोग बड़ी खुशी से देते हैं। उसकी वजह यह है कि वहां पे एजुकेशन से लेके लॉ एंड ऑर्डर तक, लॉ एंड ऑर्डर से लेके हेल्थ तक सारी फैसिलिटेशन फ्री होती है। अब हमारे यहाँ गन पॉइंट के ऊपर आप अगर टैक्स की बात तो करते हैं, रियासत करती है, यानी 25 करोड़ में से 30 लाख लोग हैं टैक्स नेट के अंदर आए। लोग क्यों डरते हैं, लोग क्यों टैक्स नहीं देते, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। अब किसी बाबू ने एक नई कहानी पढ़ा दी है और इस तरफ लगा दी है। सवाल यह है कि ये फ्री इकोनॉमी का दौर है भाई, इस तरह चीजों को आप पाबंद नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले तो आईटी पार्क्स बनाने चाहिए, नौजवानों को फैसिलिटेट करना चाहिए, बिजली ठीक करनी चाहिए, इंटरनेट ठीक करना चाहिए। इन नौजवानों को फैसिलिटेट करें, वो खुद टैक्स देंगे। अब इससे पहले आपको याद है कि यूट्यूब की जी लाइसेंसिंग होगी, पैमरा करेगा, फलाना करेगा, ये सारी एक्सरसाइज करके हमने देख ली है। पीटीए ने भी ये सारी एक्सरसाइज करके देख लिया, और अब डिजिटल मीडिया एक अथॉरिटी बन रही है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, डिजिटल मीडिया अथॉरिटी, ये मजीद रेगुलेट करने के लिए। सवाल ये है कि आप आए रोज पाबंदियों की बात तो करते हैं, लेकिन इस डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, नौजवानों को फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास प्लान क्या है? उस पे इंडिया वहां पे क्या कर रहा है? आईटी के मैदान के अंदर कहां से कहां पहुंच गया। एक छोटा सा उनका एरिया है, वहां से बिलियन डॉलर वो कमा रहे हैं। तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ फ्री लॉन्सर बेचारे अगर रो पिट के वो अपने तौर पे कोई एफर्ट करके 4 पैसे कमा रहे हैं तो आपको वो भी बुरे लग रहे हैं। मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूँ, टैक्स जरूर लें, लेकिन पहले उन नौजवानों को फैसिलिटेट करें,
उनके लिए पहले आप रास्ते खोलें सहूलियात जो दीजिए और as a फिर उसके state बाद आप खोल टैक्स सकते की बात कीजिए। और सहूलियात जो हैं वो हम ये नहीं कह रहे कि जी अभी आपने टैक्स का पैसा लिया नहीं और वो दे दे। जो टैक्स आप पहले ले रहे हैं हमसे, आप एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना है, आप एक टूथपिक भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी देना है, और इतना इतना देना है कि जब आप ग्रॉसरी करने के बाद हिसाब लगाते हैं तो वो हज़ारों रुपए में तो सिर्फ आपका वो टैक्स बन जाता है जो हुकूमत की जेब में जा रहा होता है, लेकिन फैसिलिटीज़ जो हैं वो न होने के बराबर हैं। तो आपको लगता है इम्तियाज़ फरहान साहब के इस पर रिएक्शन आएगा, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस पर इतराज़ उठाएंगे, कहीं इसको चैलेंज कर रहे होंगे इस चीज़ को, या आपको लगता है कि वो चोर रास्ता जो है जिसका अली फुरकान साहब ने अपनी गुफ्तगू में शुरू में इस सेगमेंट के जिक्र किया, वो चोर रास्ता इख्तियार कर लेंगे ये लोग? देखिए आसमा, बिल्कुल ऐसी है, बल्कि इस पर हमें मुस्तकिल बुनियादों पे कैंपेन चलानी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे पी का लॉ जो है, पी का ऑर्डिनेंस आप लाए जिन इन्फ्लुएंसर के लिए थे, वो आपके इन्फ्लुएंस पे नहीं है, ना आपके लॉ के अंदर है। वो अब ले दे के पाकिस्तानी उसका शिकार होता है, मैं और आप उसका शिकार होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये FBR वालों से अली फुरकान साहब ने बिल्कुल बेसिक जो बात है वो कर दी है इन्होंने, कि कोई FBR के इस बाबू से कोई पूछेगा कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कहां से, क्योंकि जब हम एक्सपोर्टर्स को रिबेट के नाम पे पता नहीं क्या क्या रिलीफ देते हैं, जो कि झूठी एक्सपोर्ट करते हैं, झूठी शुगर या झूठी टेक्सटाइल, और खामा खा के पेपर बना के आपसे रिबेट ले लेते हैं। और वो तो ये बच्चे जो हैं या ये जो भी काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर, ये एक्सपोर्टर्स हैं हमारे। बिल्कुल अली फुरकान साहब ने कहा एक्सपोर्टर है, उनको तो रिबेट देना चाहिए, आपको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो वहां से डॉलर ला रहे हैं। आप तारीफें करते नहीं, औरंगजेब साहब तारीफें करते नहीं थकते कि हमारे जो ये IT एक्सपर्ट हैं इसकी वजह से इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं। आपको दूसरे, अगर इससे हटके हम एक बात करें, ये जो हम हायर एजुकेशन यहाँ पे कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर से जो एजुकेशन आ रही है, आपको पता है कि अरबों डॉलर आपके बाहर जाते हैं, A लेवल, O लेवल या मुख्तलिफ जो एग्जाम आपके हमारे बच्चे दे रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में, उनकी फीस के अलावा हमारे डॉलर जाते हैं या पाउंड जाते हैं बाहर। UK में पाउंड जाते हैं, दुनिया भर में डॉलर जा रहे होते हैं। हम उसके ऊपर FBR कोई चीज नहीं लेके आने को तैयार है। यहाँ पे एक प्रपोजल ले आए कि जनाब इससे 52 बिलियन आएंगे। IPPs का मसला हल नहीं कर सके। आप देखें बजट में इसका कहीं 52 बिलियन का कहीं जिक्र नहीं है। जो जिक्र है जिसका औरंगजेब साहब ने कहा, आपको याद है हमारे आपके जो साथी तजियाकार है सना साहब या शिराजी साहब, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती थी औरंगजेब साहब की, जब सवाल होता तो FBR वाले जो सरबराह साहब थे वो गुस्सा कर रहे होते थे, वो कुछ और रिएक्ट कर रहे होते कि जनाब हमने बड़ा, जो बजट में आपको टारगेट दिया गया है वो आप पूरा करने में गुज़िश्ता 10 सालों में नाकाम रहे। तो क्या हम शब्बर ज़ैदी की बात को तस्लीम कर लें कि जो उन्होंने इमरान खान को प्रपोजल दिया था एज चेयरमैन FBR के, जनाब इन सबको घर भेज दो, 5 साल के लिए इन सबको कहे कि जनाब आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको किसी किस्म का कोई काम नहीं करना, आपकी तनख्वाह आ जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये 52 बिलियन कहीं बजट में नहीं लिखे हुए। ठीक हो गया, आजम मलिक साहब से पूछ लेते हैं वक्त। सॉरी इम्तियाज फरहान साहब। जी सर, फैसिलिटेट करना। जी बिल्कुल ठीक है, फरमाइए इम्तियाज साहब। नहीं, मैंने कहा कि ये जो अली फुरकान साहब ने कहा ना, वो डॉलर ला रहे हैं, उनको आप रिबेट दें, आप उनको फैसिलिटेट करें। पूरी इंडिया अगर अपनी IT के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पर चला गया तो ये टैक्स लगा के थोड़ी दिया है। और ये सारे इन्फ्लुएंसर इनडायरेक्ट वे में, जो जैसे कि आपने भी कहा, जो ये कैमरामैन रखा होता है, जो इनके साथ 2-3 का स्टाफ होता है, वो उनको पे कर रहे हैं, उनको मुलाजमत भी दे रहे हैं और इनडायरेक्ट। ठीक हो गया। और देखिए जी, जिस मुल्क में आजम मलिक साहब इतनी बेरोजगारी है, नौजवान जो हैं बहुत सारे हमारे मुल्क में खुदकुशियां कर चुके हैं, मैरिज के बावजूद उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। हमारे जो बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, खेल के मैदान में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए खेल के मैदान ही नहीं है, उसके ऊपर तो कॉलोनियां बन जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो अगर हमारे कुछ बच्चे टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं या पैसा मुल्क में लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से अली फुरकान साहब ने फरमाया, इम्तियाज साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो उनको तो आपको फैसिलिटेट करना चाहिए है, न कि ये कि आप फैसल वाउडा साहब ने एक बात कर दी और आपने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और आपने फ़ौरन से ये फैसला कर लिया। FBR का 40 रुकनी लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल जो है वो बैठ गया। तो उनके लिए पॉसिबल होगा कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की जो इतनी आमदनी है उसकी किसी तौर वो निगरानी कर पाए, और अगर वो करेगा तो क्या ये मॉनिटरिंग प्राइवेसी के कवानीन से मुतसादी नहीं होगा? और आपको नहीं लगता आजम साहब कि लोग जो है ये चैलेंज कर सकते हैं सारे फैसले को कोर्ट के अंदर कहीं? देखिए आसमा, आपकी बातें और सारे पैनलिस्ट ने अपनी अपनी राय दी है, बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए दुनिया भर में यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स और टिकटॉकर्स की आमदनी जो है इनकम टैक्स के तहत आती है।
امریکہ کے اندر IRC امریکن ٹیکس اتھارٹی کو ٹیکس دیا جاتا ہے، یورپ میں HMRC ہے، بھارت کے اندر گوڈز اینڈ سروسز ٹیکس ہے، ایون مشرق وسطیٰ میں دبئی، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بھی انفلوئنسرز کو لائسنس لینا پڑتا ہے اور اپنی آمدنی ڈکلیئر کرنا پڑتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ ٹک ٹاک سے ڈالرز کمائیں اور آپ گورنمنٹ کو یہ کہیں جی چونکہ جی وہ آپ نے انٹرنیٹ نہیں دیا تھا تو اب ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ دیکھیں یہ آمدنی کمانے والا طبقہ بن گیا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کو بھی اسی ایک ماڈل کو اپنانے کی ضرورت ہے جہاں پر انفلوئنسرز کو FBR میں رجسٹرڈ ہو کر اپنی سالانہ آمدنی کا حساب دیں، میری اور آپ کی کتنی آمدنی ہے۔ ہم بڑی لو ویجز کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں نا سالانہ، ہمیں یہ سہولیات ملی ہوئی ہیں، ہم ٹی وی کیمروں کے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں، دیتے ہیں نا ہم لوگ ٹیکس۔ ہم گھر سے ایک جو شرٹ پہنی ہے اس کے ایک دھاگے سے لے کے پوری شرٹ تک ہر چیز کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یوٹیوبرز کے آسمان سے اترے ہیں کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں، تو جو ہمارے بچے ہاتھوں میں گنز پکڑ کر احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی دے دیں، انہیں کہیں جی یہ آپ بندوقیں پکڑ لیں چونکہ یہ تو ہمارے بچے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے جعلی شناختیں بنائی ہوئی ہیں، آپ ٹک ٹاک سے یوٹیوب سے سالانہ ہزاروں یا جتنے بھی ڈالرز آپ کماتے ہیں آپ اپنی آمدنی کو ڈکلیئر کریں۔ گورنمنٹ نے اس کے اوپر آپ دیکھیں اگر آپ باہر سے ریمیٹنس جو لے کے آتے ہیں ان ریمیٹنس کے اوپر اگر آپ IT کی کمپنی کے تھرو پیسے لے کے آتے ہیں تو گورنمنٹ کا اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ مطلب 0.00 کے برابر ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ ریمیٹنس لے کے آتے ہیں، آپ بھی کوئی IT کمپنی بنائیں، باہر سے جو ریمیٹنس آتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے تو پھر آپ بھی اسی طرح سے کریں۔ ٹک ٹاکرز کوئی آسمان سے یوٹیوبرز تو نہیں اترے، لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کرتے کیا ہے، آپ نے ان کے ابھی حالیہ NCCIA نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے۔ یہ ایک ویڈیوز کا جو بائی نومو جوئے کی ایپس ہیں $30,000 ایک ویڈیو کے لیتے ہیں، سینکڑوں ویڈیوز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ ان کا لائف سٹائل دیکھیے، انہوں نے تو عام لوگوں کو جو عام نوجوان طبقہ ہے ان کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں لیکچرز دینے گیا، وہاں پہ بچے کہتے ہیں، بچوں سے پوچھا جی آپ کیا بننا چاہتے ہیں، بچہ کہتا ہے جی میں میڈیا انفلوئنسر بننا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ نے لائف سٹائل ایسا دکھا دیا ہے تو آپ کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کرنا ہے نا، ان کے اوپر آپ دیں ٹیکس۔ ڈیجیٹل معیشت کو بہتر کرنا ہے، اس کو شفاف اور فائدہ مند بنانا ہے تو آپ کو ان کو رجسٹرڈ کرنا ہوگا اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس ٹاپک کے آغاز میں ہمارے ساتھ علی فرقان صاحب ظاہر ہے ان سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، ان کی رائے اور ابھی اس سیگمنٹ کے اختتام تک ہم جس رائے تک پہنچے وہ اعظم ملک صاحب کی تھی۔ دونوں جو ہیں آراء وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اس بیچ ذوالفقار راحت صاحب نے بھی گفتگو فرمائی اور امتیاز فرحان صاحب نے بھی اب حکومت صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے آج کے پینل سے گفتگو سننے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہوگی۔ پینل ہمارے ساتھ موجود تھے جی، آپ علی فرقان صاحب، ذوالفقار راحت صاحب، امتیاز فرحان صاحب، اعظم ملک صاحب، آپ تمام صاحبان کا شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا شکریہ۔ نیکسٹ ویک اگر اللہ نے چاہا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔